गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अध्ययन कर रहे थे और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स थे। उस स्टेप्स में जो सबसे पहला जो स्टेप्स था वो था सैंपल का वेपराइजेशन, यानी सैंपल को वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर है उस सैंपल का आयोनाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन उस सैंपल पर बम्बार्डमेंट किया जाता है, जिससे सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो सैंपल एक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म से रेडिकल आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। इतना हम पिछली क्लासों में, पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रेगमेंटेशन। जैसे ही मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है वो मॉलिक्यूलर आयन फिर फ्रेगमेंट होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। किस किस तरीके से मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट होगा उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। मुख्य तौर से मॉलिक्यूलर आयन का जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, दूसरा होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन और तीसरा है मैक्लफ्टी रीअरेंजमेंट। इनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन। देखो, हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इसके लिए हमने इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया है, यानी एग्जाम्पल इस सैंपल को हमने जैसे ही आयोनाइज किया इथाइल ब्रोमाइड को इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के थ्रू, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद पाई और उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ब्रोमीन के पास में 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इस ब्रोमीन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन है फ्रेगमेंट होगा, टूटेगा दूसरे आयनों में। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन। हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ब्रोमीन से जो डायरेक्ट अटैच्ड है, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस आयन की तरफ ट्रांसफर हो गए। इसको कहेंगे हम हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन। और जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ ट्रांसफर हुए तो ब्रोमीन रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो रेडिकल है ये तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट नहीं होता, और मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा केवल आयनिक स्पीसीज ही डिटेक्ट होती हैं, अर्थात ये वाली स्पीसीज मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट हो जाएगी। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का। दूसरा एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो यहाँ पर भी चूंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इसी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। इसको क्या कहेंगे अपन? मॉलिक्यूलर आयन। और इसकी वजह से जो मास स्पेक्ट्रा के अंदर जो पीक आती है उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन है इसका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन इस बॉन्ड की तरफ से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। यदि इधर से हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है, ये वाला, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आते हैं, तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री होगा। और यदि इस वाले बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो
कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। पॉसिबिलिटी तो दोनों ही हैं, दोनों तरफ से हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी उधर से है कि जिस फ्रेगमेंटेशन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो, अर्थात ये वाला हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के अंदर जो सिग्मा बंध है उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरीके का जो फ्रेगमेंटेशन यदि होगा तो उसको हम कहेंगे हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन। अब देखते हैं हम होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन, या जिसको हम अल्फा क्लीवेज या अल्फा फ्यूजन भी बोलते हैं। होमो का मतलब होता है समान रूप से, यानी सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास एक एक करके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने वही इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट हुआ और इस ब्रोमीन के ऊपर रेडिकल का फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयनिक रेडिकल का फॉर्मेशन, अर्थात ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर आयन। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने इसी में देखी, कौन सी, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, ये वाली जिसमें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हुआ था। अब हो सकता है इसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फ्यूजन हो जाए, होमोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है कि ये जो अल्फा बॉन्ड है, ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और इससे जस्ट अगले वाला बॉन्ड को हम अल्फा बॉन्ड कहेंगे। अब इस अल्फा बॉन्ड इस कार्बन से, एक तो इस कार्बन कार्बन के बीच अल्फा बॉन्ड है और इन दो हाइड्रोजनों के साथ अल्फा बॉन्ड है। तो इस अल्फा बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा। और फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होगा, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, अर्थात इस बंध के दो इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन पर ट्रांसफर हो गया और एक इस पर ट्रांसफर हो गया। जैसे इस पर ट्रांसफर हुआ तो इस पर कार्बन पर रेडिकल आ गया और एक रेडिकल पहले से, एक इलेक्ट्रॉन पहले से इस ब्रोमीन पर था, दोनों ने आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और इस तरीके से फ्रेगमेंट आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये रेडिकल और ये स्पेसीज स्पेक्ट्रोमीट्री द्वारा डिटेक्ट नहीं होगी, डिटेक्ट होगी केवल आयनिक स्पेसीज। तो यहाँ इथाइल ब्रोमाइड के एग्जाम्पल से हमने दोनों तरीके के फ्रेगमेंटेशन समझ लिए, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। और यहाँ दोनों तरीके के फ्रेगमेंटेशन होते हैं, होमोलाइटिक भी होता है और हेटेरोलाइटिक भी होता है। दोनों इस फ्रेगमेंटेशन से अलग अलग आयनिक स्पेसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो जो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसके अंदर वही मोलिकुलर आयन, ये कौन सा आयन बन गया, मोलिकुलर आयन, मोलिकुलर आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस मोलिकुलर आयन का हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हम देख चुके हैं। अब होमोलाइटिक फ्यूजन है अल्फा क्लीवेज हम देखते हैं। इसमें ये कार्बन अल्फा है, इधर ये कार्बन अल्फा है। अब अल्फा बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा तो अल्फा बॉन्ड, एक अल्फा बॉन्ड ये रहा, एक अल्फा बॉन्ड ये रहा और एक अल्फा बॉन्ड ये रहा। कोई से भी एक अल्फा बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से इधर और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से इधर। हमने इसका फ्रेगमेंट किसी का भी करवा सकते हैं। यदि इसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन और ये CH3 रेडिकल। यदि हम इस CH3 का फ्रेगमेंटेशन करवाते इस वाले अल्फा बॉन्ड का फ्रेगमेंट, तो वो भी हो जाता, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर की साइड डबल बॉन्ड आ जाता है। इस तरीके से होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। ये इसको हम अल्फा फ्यूजन भी बोलते हैं, अल्फा क्लीवेज भी बोलते हैं। इसके लिए अल्फा बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अब ये तो होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन हुए। अब कौन कौन सी पीक्स आएंगी मास स्पेक्ट्रम में उसको देखते हैं। मैक्लफ्टी रीअरेंजमेंट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है मैक्लफ्टी रीअरेंजमेंट, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल ले लिया। इथाइल ब्रोमाइड का जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा इथाइल ब्रोमाइड को, किस तरीके से होगा, तो इथाइल ब्रोमाइड मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें ये जो एक्स एक्सिस है इस पर तो m/z रेशो लिया जाता है
और वाई एक्सिस के ऊपर रिलेटिव अबंडेंस यानी आयन की रिलेटिव अबंडेंस और इसके ऊपर m/z रेशियो। और हमने कंपाउंड कौन सा ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड अर्थात CH3CH2Br। जैसे CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट हुआ तो मोलिकुलर आयन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये वाला मोलिकुलर आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला मोलिकुलर आयन है, ये भी डिटेक्ट होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो इसका ये जो मोलिकुलर आयन है इसका हमको क्या निकालना है, m/z रेशियो। क्योंकि z क्या है, चार्ज है, चार्ज तो यहाँ पर एक है तो उसका तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका हमको मोलिकुलर मास निकालना है इसका। तो एक कार्बन दो कार्बन, तो कार्बन का होता है 12, तो 24, टोटल कितने हो गए, दो कार्बन के 24। और जो ब्रोमीन होते हैं इसके दो आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप का जो वेट होता है वो होता है 79 और एक का होता है 81। तो यहाँ पर हम पहले 79 ले रहे हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो 5 हाइड्रोजन। इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 898। तो इसका जो मोलिकुलर वेट आ गया हमारे पास कितना आ गया 98। तो मास स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक पीक आएगी हमारे पास में वो 98 m/z रेशियो उसका क्या होगा 98, अर्थात इधर आएगी। इस तरीके से सब यहाँ पर कितना आ गया, सपोज को 98 है तो 98 के ऊपर एक पीक आएगी। दूसरी पीक, एक पीक कौन सी जगह पर आएगी, ये देखो, ये आयन भी डिटेक्ट होगा 29। सपोज को यहाँ पर क्या है 29, तो एक पीक हमको इधर देखने को मिलेगी। ये क्या, सपोज ये क्या है 29, तो एक पीक 29 पर आएगी। और ये तो होमोलाइटिक फिजन से आएंगी। दूसरा, सॉरी, ये तो हेट्रोलाइटिक फिजन से पीक आए, होमोलाइटिक फिजन से ये तो मोलिकुलर आयन है, ये तो 98 पर ही आएगा। ये आएंगी कितनी 93 पर। ये जो पीक्स आ रही है ये कितने पर आएगी 93 और 95। तो एक पीक कितने पर आएगी 93 और 95। 93 सपोज करो यहाँ पर है तो 95 के ऊपर एक पीक आएगी, ये 95 के ऊपर एक पीक आ गई। इसके अलावा यहाँ देखो ब्रोमीन के आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से, जैसे ये 93 पर पीक आई तो इसके पास एक पीक और आएगी, और ये जो 98 पर एक पीक आ रही है तो 98 + 2 यानी 100 के ऊपर भी एक पीक हमको देखने को मिलेगी। वो किसकी वजह से, ब्रोमीन के आइसोटोप की वजह से। इस तरीके से हमको ये इथाइल ब्रोमाइड के जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें इस तरीके की पीक्स हमको देखने को मिलती हैं। तो ये हमने फ्रेगमेंटेशन समझा, जिसमें हेट्रोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन और होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मैक्लफ्टी रीअरेंजमेंट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।